इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, ये हम आज का हमारा चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का चैप्टर बहुत बेसिक है, मतलब हम बेसिक से शुरुआत से करेंगे आज के इस वीडियो में। इसके बाद जब हम इसका सेकंड वीडियो जब लाएंगे तो उसमें कुछ टफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा बेसिक कवर करने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ को बेसिक से समझने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, जैसे कि हम पढ़ेंगे गुणज। गुणज जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या है, गुणज क्या है? जैसे किसी संख्या का जब हम टेबल लिखते हैं यानी कि पहाड़ा, टेबल यानी कि पहाड़ा, तो वो उसका गुणज यानी कि मल्टीपल्स कहलाता है। मल्टीपल्स या गुणज का मतलब क्या है कि कोई संख्या, जो संख्याएं हैं वो किसी दी गई संख्या से अगर विभाजित हो जा रही हैं तो वे सभी उसकी गुणज कहलाती हैं। यानी अगर हमसे पूछा जाए दो के गुणज क्या क्या है, दो के गुणज क्या 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 है, तो वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वे सभी दो की गुणज कहलाएंगी, टू की मल्टीपल्स कहलाएंगी। ऐसे हमसे पूछा जाए 5 के गुणज क्या है, तो वे सभी संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वे सभी 5 की गुणज कहलाएंगी। तो गुणज का मतलब सीधा से ही है कि हम उसका टेबल लिख दें, किसी भी संख्या का पहाड़ा लिख दें, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, उसके गुणज कहलाएंगे। जैसे हमसे पूछा जाए 2 के गुणज, 2 के गुणज क्या होंगे, तो 2 के गुणज वे सभी संख्याएं होंगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। सबसे छोटी अगर गुणज की बात करें तो वो होगा 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ऐसे लिखते चले जाइए, ये सभी 2 के गुणज कहलाएंगे। तो गुणज का मतलब आप समझ गए होंगे कि 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 2 की गुणज कहलाएंगी, 2 की मल्टीपल्स कहलाएंगी। इन्हें अपवर्त्य भी कह सकते हैं, इन्हें क्या बोल सकते हैं, अपवर्त्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपवर्त्य। गुणज को अपवर्त्य भी कह सकते हैं, गुणज को क्या कह सकते हैं, अपवर्त्य भी कह सकते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं गुणनखंड। गुणनखंड जिसको इंग्लिश बोलेंगे फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या है, गुणनखंड क्या है, इनको अपवर्तक भी कहते हैं, इनको अपवर्तक भी कह सकते हैं। अब ये गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स यानी कि अपवर्तक क्या है, वे सभी संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकती हैं, वे सभी उस दी गई संख्या की अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए। कोई भी संख्या अगर है उसका हमसे अपवर्तक पूछा जाए, अपवर्तक यानी कि गुणनखंड पूछा जाए, तो ये बहुत सारी हो सकती हैं। वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकती हैं, वे सभी उसके अपवर्तक यानी कि गुणनखंड कहलाती हैं, फैक्टर्स कहलाती हैं। जैसे हमसे पूछा जाए 14 के गुणनखंड क्या क्या है, 14 के गुणनखंड क्या क्या है। अगर हमसे 14 के गुणनखंड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 14 के गुणनखंड, तो हम कैसे निकाल सकते हैं 14 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, वे सभी संख्याएं जो 14 को पूर्णतः विभाजित कर सकती हैं, वे सभी 14 के गुणनखंड कहलाएंगी। जैसे कि अगर हम देखें तो 1 से 14 विभाजित हो जाएगा, 1 किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकता है, तो 1 एक ऐसा संख्या है जो सभी का गुणनखंड है, सभी का क्या है, अपवर्तक है, सभी का गुणनखंड है। इसके बाद 2 से विभाजित हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो 2 भी इसका गुणनखंड कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। 3 से विभाजित नहीं होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, फिर ये होगा 7 से, 7 के बाद 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से हो जाएगा, तो 14। तो इसके जो गुणनखंड होंगे 1, 2, 7 और 14 है, 1, 2, 7 और 14 है। तो हमने कहा 14 के कितने गुणनखंड आए, तो 14 के 4 गुणनखंड आ गए, 1, 2, 7 और 14। ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी 14 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो गुणनखंड और गुणज में सिर्फ यही अंतर है कि गुणज का मतलब क्या, वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाएंगी, वे सभी उसकी गुणज कहलाएंगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो गुणज होगा, एक संख्या के अनगिनत गुणज हो सकते हैं, मतलब कई गुणज हो सकते हैं।
एक संख्या के कई गुणज हो सकते हैं। लेकिन अगर गुणनखंड की बात करें तो एक संख्या के भी कई गुणनखंड हो सकते हैं। एक संख्या के कई गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे एक संख्या के कई गुणज होते हैं, वैसे एक संख्या के कई गुणनखंड होते हैं। गुणज जो होता है वह दी गई संख्या से विभाजित होता है, और जो गुणनखंड होता है वह दी गई संख्या को विभाजित करते हैं। जो गुणनखंड होते हैं वह दी गई संख्या को विभाजित करते हैं। आई होप इतना आप क्लियर समझ पा रहे हैं। चलिए अब एक आगे की बात हम समझते हैं। एक हम कोई यहां से संख्या ले लेते हैं। हमने ले लिया 14। 14 का एग्जांपल हमने ले लिया। 14 के अगर हम गुणनखंड लिखें, 14 के गुणनखंड जैसा कि अभी ऊपर लिखा भी गया है, 14 के अगर गुणनखंड लिखें तो 14 के गुणनखंड हमारे पास क्या है, 1, 2, 7 और 14। ये 14 के गुणनखंड है। अगर हम 14 के गुणज लिखें, 14 के गुणज लिखें यानी 14 का पहाड़ा, जो 14 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो 14 हो गया, फिर 28 हो गया, ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक, ये 14 का टेबल। तो ये 14 के गुणज है और ये 14 के गुणनखंड है। अब ध्यान से देखें कि 14 का हमने सबसे छोटा गुणज ले लिया 14। 14 का सबसे छोटा गुणज 14, यानी किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज खुद वो संख्या होती है। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज खुद वो संख्या होती है, और किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड भी खुद वही संख्या होती है। सबसे बड़ा गुणनखंड भी वही संख्या है और सबसे छोटा गुणज भी वही संख्या खुद है। अब यहां से देखिए हमने सबसे छोटा गुणज ले लिया, और इसके जितने भी गुणनखंड हैं सभी को देखें बारी बारी से। पहला एक, क्या 1 से ये 14 विभाजित होगा? हाँ होगा। 2 से विभाजित होगा? हाँ 2 से भी होगा, 7 से भी होगा, 14 से भी होगा। इस तरह से इसके जितने भी गुणज हैं, इन सभी गुणजों को, ये जितने गुणनखंड हैं, सब के सब पूर्णतः विभाजित करते हैं। यानी किसी संख्या के जितने भी गुणज होते हैं वह वे सभी उस संख्या के सभी गुणनखंडों से पूर्णतः विभाजित होते हैं। मतलब गुणज गुणनखंड से पूर्णतः विभाजित होते हैं। किसी भी संख्या के गुणज उस संख्या के सभी गुणनखंडों से पूर्णतः विभाजित होते हैं। इस लाइन को नोट करके लिख लीजिए। किसी भी संख्या के गुणज उस संख्या के सभी गुणनखंडों द्वारा पूर्णतः विभाजित होते हैं। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। सभी गुणज क्या होंगे? सभी गुणनखंडों द्वारा पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो ये बात हो गई गुणज और गुणनखंड की। अब हमें बात करना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? किसी भी संख्या के हम गुणनखंड कर रहे हैं, उसमें खुद वो संख्या भी है और एक भी आ रहा है। जैसे हमने 14 का गुणनखंड किया, हमने लिखा भी है बोर्ड पे, ये सभी इसके गुणनखंड है। इसमें 14 भी है और खुद वो संख्या भी है। इन दोनों को छोड़ दिया जाए, इन दोनों को छोड़ दें, अगर हटा दें तो 1 को हटा देते हैं और 14 को हटा देते हैं, तो बाकी क्या बच रहे हैं? 2 और 7। 2 और 7 क्या क्या बच रहा है? 2 और 7 बच रहा है। क्या ये 2 और 7 को देखें तो दोनों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या कौन सी संख्याएं होती है? वे संख्याएं जो खुद से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है। वे संख्याएं जो खुद से और 1 से, सिर्फ 2 चीजों से विभाजित होती है, खुद से और 1 से विभाजित होती है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो किसी भी संख्या के जितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, मतलब वे सभी अभाज्य संख्याएं जो दी गई संख्या को विभाजित कर देंगी, वे सभी उस संख्या की अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य गुणनखंड। तो हमें निकालना सीखना होगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए मेथड समझना है। क्या निकालना है हमें? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मेथड समझिए। अगर हमने 14 का एग्जांपल लिया, 14 को ही सॉल्व करके देख लेते हैं। 14 को कैसे करेंगे? सबसे पहले जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए उसको लिखिए। इसमें अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 से भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, उसी संख्या से विभाजित करेंगे जिससे वो पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, शेषफल नहीं आना चाहिए। हमने 14 को 2 से भाग दिया, 2 सत्ते 14, 7 बार में पूर्णतः विभाजित हो गया, तो यहाँ 7 लिख देंगे। फिर अब देखेंगे 7 को विभाजित करेंगे तो 2 से तो विभाजित होगा नहीं। फिर अगली अभाज्य संख्या 3, 5, 7 ऐसे देखते चले जाएंगे, तो 3 से भी विभाजित नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, फिर 7 से हो जाएगा, 7 एक 7। तो ये इस तरह से जब लास्ट में 1 आ जाए, क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो इसी को लिख लीजिए 2 गुणे 7 गुणे 1। 2 गुणे 7 गुणे 1, यहां से यहां तक ऐसे
1 को लिखने की भी जरूरत नहीं है, 1 को छोड़ सकते हैं। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 7 है। अभाज्य गुणनखंड 2 और 7, ठीक है। एक को हम लोग छोड़ देते हैं, एक से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 और 7, क्या हो गए 2 और 7। इसी तरह से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। हमसे कहा गया 1520 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। 2 से विभाजन का नियम पिछले वीडियोस में पढ़ा रखा है। 2 से विभाजन का नियम क्या होता है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 दिख रहा है, 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से भाग करिए तो 2 सत्ते 14, बच जाएगा 1, हो जाएगा 12, 2 छक्के 12 और 0। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 3 6, बच जाएगा 1, 2 8 16, फिर 0। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 1 9 2, बच जाएगा 1, हो जाएगा 18, 2 9 18, 0। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 9 18, 2 5 10। फिर 2 से नहीं होगा। अब 3 से चेक करेंगे तो 9 5 14, 14 3 से विभाजित नहीं होता, तो 95 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। फिर इसके बाद आएंगे 5, 5 के विभाजन का नियम बताया, इकाई का अंक 0 अथवा 5 होना चाहिए। 5 दिख रहा है, इसका मतलब 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 से भाग करिए, 5 1 9 5, हो जाएगा 4 और 5 45, 5 9 45। अब 19 सीधे 19 से कट जाएगा, 19 सीधे से 19 कट जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे, 2 का गुणक कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 का घात 4, जितनी बार है 2 उसकी उतनी घात लिख सकते हैं। तो 2 का घात 4, ठीक है, 2 का घात 4 गुणे 5 अकेले बार है 1 लिखेंगे, 19 अकेले 1 बार लिख देंगे। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। 2 की घात 4 का मतलब क्या है, 2 का गुणा 4 बार हुआ है, 1 2 3 4 5 और 19, 4 बार 2 है, उसके बाद 5 और 19 है, तो 2 का घात 4, 5 और 19। ये जो हमारा 1520 के अभाज्य गुणनखंड है। क्या ये 1520 के अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ लिख सकते हैं 1520 बराबर अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्यों निकालते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। अभाज्य गुणनखंड निकालने से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ जाता है। आसानी से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। देखिए एलसीएम क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मतलब क्या बताया गया, अपवर्त। अपवर्त का मतलब क्या है, पहाड़ा। अपवर्त का मतलब क्या है, पहाड़ा। तो अब दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अपवर्त क्या होते हैं, पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो किन्हीं भी संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। ये क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या। शब्द को याद रखेंगे, क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ती है। क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या है, एलसीएम है। और एचसीएफ क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या है। ये क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड जो विभाजित करता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है जो विभाजित करेगा, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, वो एचसीएफ है। क्या एचसीएफ है, महत्तम समापवर्तक है। और एलसीएम नहीं, लघुत्तम समापवर्तक क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा विभाजित हो जाए। आप इसको नोट कर लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। एचसीएफ क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा दी गई संख्याओं को विभाजित कर देती है, वो क्या कहलाती है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। ठीक, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कि एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे कैसे। एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करें एलसीएम निकालने की, सीखें अगर। हमसे कहा गया 14, 20 और 42, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। 14 3 42 का एलसीएम, और इन्हीं का एचसीएफ ले लेते हैं, 14 20 42। एक एग्जांपल से दोनों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एलसीएम और इसका एचसीएफ दोनों निकालना सीख रहे हैं।
देखिए एचसीएफ एलसीएम निकालने के कई मेथड है, 2-3 मेथड होते हैं। हमें सिर्फ एक मेथड जानना जो हमारा टाइम बचाए, जो जिसमें सबसे कम टाइम लगता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे कम छोटा मेथड जिसमें आसानी से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, वो होता है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड मेथड के द्वारा। हम जो भी संख्याएं दी गई हैं उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 14 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 14 का अभाज्य गुणनखंड, या फिर एक काम करते हैं इसी मेथड से निकाल लेते हैं, ऐसे इस तरह से भाग दे करके। क्या करेंगे, भाग दे करके। कैसे भाग करेंगे, देखिए 14, 20, 42 जो भी तीन संख्या दी है तीनों को लिख लीजिए, तीनों को लिख लिया, 3, 4 जितनी देंगे सबको लिख लिया। फिर एक ऐसी अभाज्य संख्या निर्धारित करेंगे जिससे कम से कम 2 विभाजित हो, कम से कम 2 विभाजित, मतलब देखना कि जितनी भी संख्या उसमें ज्यादा से ज्यादा जिससे विभाजित हो जाए वो लेना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इकाई का अंक 4, 0, 2, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दही 20 और ये 21 दूनी 42। फिर अब 2 से देख रहे हैं तो सिर्फ ये कट रहा है, 2 से सिर्फ ये विभाजित होगा, बाकी दोनों नहीं होंगे। 7 से देख रहे हैं तो 7 से देखें, 7 का नम 7, 10 और 7 3 21 हो गया। फिर ऐसे 3 से काट सकते हैं इसको, 3 का नम 3, यहाँ 1 बचेगा, ये 10 बचेगा। अब 10 बच रहा है, इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 बचे 10, फिर 5 से काट सकते हैं, सब लास्ट में क्या हो गया, 1 1 हो गया। ये लास्ट में सब 1 1 हो जाने चाहिए। अब इसके बाद जो भी यहाँ दिखा गया सबका गुणा कर लीजिए। जो भी यहाँ दिख रहा है 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, ये हमारा एलसीएम है। जो भी दे रहा है सबका क्या करें, गुणा कर दें, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो क्या आएगा, गुणा कर लीजिए, 2 सत्ते 14, 5 दूनी 10, 3 30, 14 गुणे 30, 14 3 42, 0, 420। एलसीएम कितना आ गया, 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आप इस तरीके से एलसीएम निकालिए, जितनी भी संख्या दी गई हैं सबको ऐसे लिख लीजिए क्रम से। उसके बाद एक संख्या निर्धारित करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्याएं विभाजित हो रही है उससे भाग देते जाइए, बार बार ये काम करते रहिए, लास्ट में सबको कट करके 1 करना है। जैसे सब 1 हो जाएंगे, जितने भी इधर अंक दिखे सबका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, एलसीएम आ जाएगा 420। चलिए एचसीएफ निकालना, अगर एचसीएफ निकालना, क्या निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, मासा पर क्या निकालना है, मासा, ठीक, लासा मासा या मासपा लासपा ऐसे भी बोलते हैं। चलिए मासपा अगर निकालना है इसका तो क्या करेंगे, अलग अलग सबका गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 7 का 9 7, फिर ऐसे 20 का कर दीजिए, 2 दही 20, फिर 2 से काट दीजिए 5 बार में, फिर 5 से काट दीजिए 1 बार में। ऐसे ही 42 को कर देंगे, 2 से काट देंगे 21 बार में, 3 से काट देंगे 7 बार में, फिर 7 से काट देंगे 1 बार में, ये हो गया। अब मसब क्या होगा, ये देखना है कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो दोनों तीनों में कॉमन है, जितनी भी संख्या दी गई थी सब में कॉमन कौन है उसको देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 बार 2 है, इसमें भी 1 2 मिल जाएगा, इसमें भी 1 2 मिल जाएगा, ये 2 सब में मिल जाएगा। तो 1 बार 2, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। जो सब में कॉमन दिखे वही लेना है, और जितनी बार दिखे उतनी बार लेना है। 2 एक ही बार था, 2 2 बार था, 2 एक बार था, एक बार सब में मिल रहा है तो 2, इसका मतलब जिसका मासा होगा वो 2 होगा। मासा कितना होगा, 2 होगा। इस तरह से लासा और मासा निकाला जाता है। मासा निकालना है तो क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड करिए, जो सब में कॉमन दिख जाए उसको ले लीजिए, वो मासा हो गया। लासा में क्या करना, सबको एक साथ लिखे, इसे भाग देते जाइए, सबको 1 कर लीजिए, जो भी संख्या आई सबका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, लासा निकल जाएगा। तो इस तरह से लासा और मासा निकालते हैं, इस तरह से लासा और मासा निकालने की कोशिश करते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं कैसे लासा निकालेंगे, कैसे मासा निकालेंगे। लासा क्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मासा क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लसा मसा को लेकर के एक फार्मूला भी हमें याद रखना होगा। ये फार्मूला सिर्फ 2 संख्याओं पर आधारित होता है, 2 संख्याओं के लिए ही लगाया जाता है। अगर 2 संख्याओं का लसा और मसा बता दे और 2 संख्याएं अगर दी गई हो तो उनमें एक संबंध होता है। जैसे अगर हम बात करें कि 2 संख्याएं हमारे पास x और y है, x और y, ये 2 संख्याएं हैं, इनका लसा और मसा पता है। इनका जो लसा है
वो मान लेते हैं अगर ए है, और इनका जो मासा है वो बी है। अगर ऐसा है, संख्या एक्स और वाई है, लसा और मासा ए और बी है, तो इनमें एक संबंध होता है। वो संबंध क्या है कि दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों का लसा गुणे दोनों का मासा। लसा और मासा का जो गुणनफल होगा दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्या करेगा, दो संख्याओं का लसा और मासा बता देगा, एक संख्या बता करके दूसरी संख्या पूछ लेगा, ऐसा करेगा। या फिर दो संख्याएं दे करके लासा दे के मासा पूछ सकता है, मासा दे करके लासा पूछ सकता है। तो लासा दे करके मासा पूछना या मासा दे के लासा पूछना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर संख्याएं दी गई हो तो ज्यादातर क्वेश्चन इसका जो बनेगा वो यही बनेगा कि लासा और मासा दे देगा, एक संख्या बता देगा, दूसरी संख्या पूछेगा। क्या करिएगा, लसा मसा का गुणा करिए, जो संख्या दी गई उससे भाग कर दीजिए, दूसरी संख्या निकल करके आ जाएगी। एक संख्या दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, लसा मसा का गुणा करेंगे, एक संख्या से लाके भाग कर देंगे, दूसरी वाली संख्या निकल जाएगी। क्लियर है? ये तो हो गया दो संख्याओं का जब दिया हो तब। इसके बाद आते हैं भिन्न का लसा। भिन्न मतलब भिन्न वाली संख्याओं का। अगर संख्याएं भिन्न के रूप में दी गई हैं तो उनका लसा मसा कैसे निकालेंगे? अगर भिन्न वाली संख्या है, इनका लासापा मासापा निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, भिन्न वाली संख्याओं का अगर लासापा पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी उसके अंश दिए गए हैं, भिन्नों के अंशों का एलसीएम ले लेंगे। अंशों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। और बटे में उसके हरों का एमसीएम एचसीएफ ले लेंगे। हरों का क्या लेंगे? एचसीएफ। इस फार्मूले की सहायता से उसका एलसीएम निकल जाएगा। भिन्नात्मक संख्याएं दी गई हैं, तो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं का अगर एलसीएम निकालना है तो जितने भिन्न है सबके अंश का एलसीएम ऊपर लिख दीजिए, हरों का एचसीएफ नीचे लिख दीजिए, भिन्न का एलसीएम आ जाएगा। और अगर मासा लेना है, एचसीएफ लेना है, क्या लेना है? एचसीएफ मासा, तो अंशों का एचसीएफ ले लेंगे, यानी अंशों का मासा, एचसीएफ का मतलब मासा है, और नीचे क्या करेंगे, हरों का लासा ले लेंगे, हरों का लासा। भिन्न के रूप में ली गई है संख्याएं, मासा निकालना, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अगर लासा निकालना तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा। जो पूछना है वो अंशों का लेना है, हरों का क्या करना, उल्टा कर देना। एक एग्जांपल से बात समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ले लिया, 1/4, 2/7, 3/5। ये तीन भिन्न दी गई, इनका हमसे पूछा लासा बताइए। इनका लासा, इनका क्या चाहिए? लासा चाहिए। क्या करना होगा? अंश का लासा निकालना होगा, हर का मासा निकालना होगा। लासा निकालना हो तो अंश का एलसीएम, हरों का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम लेंगे, 1 2 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 2 3, 1 2 3 का एलसीएम अगर सोचिए, कुछ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये विभाजित हो ही नहीं रही है किसी से, सीधा सीधा गुणा करिए, 2 3 6। तो इनका जो इसका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 1 2 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और जो इसके हर हैं 4 7 और 5, इसका क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ। सूत्र यही है कि लसक में क्या लेना पड़ेगा? हरों का एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो 4 7 5 का एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 बार में कट जाएगा, ये आ गया। 7 का सिर्फ 7 ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 का 5 ही होगा। तो देखिए क्या कुछ कॉमन है? 2 7 5, कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं है तो 1, कॉमन नहीं है तो 1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। यानी इनका जो एलसीएफ एचसीएफ है वो क्या? 1 है। 4 7 5 का एचसीएफ क्या है? 1 है। एचसीएफ कितना हो गया? 1। तो इसका जो लासा होगा वो क्या होगा? 6/1, यानी कि 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई होप अब आप समझ पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ चुके होंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े टिपिकल होते हैं, कठिन होते हैं, उसके लिए हम लोग ट्रिक फार्मूला वगैरह समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।